प्रिंसिपल राजेश स्कूल में बच्चों की संख्या घटने की वजह से बहुत परेशान थे। प्रिंसिपल राजेश गुप्ता ने अपने एक टीचर अजय कुमार से एनरोलमेंट के बारे में कहा कि कम से कम 120 लड़कों की ज़रूरत है। इसीलिए टारगेट पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो यह स्कूल बंद हो जाएगा। और अगर स्कूल बंद हो गया तो आप लोगों का रोज़गार भी चला जाएगा। टीचर अजय ने भिखारियों की झोपड़ी में गया और झुग्गी वालों से कहा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई करवाइए और आपके बच्चों से किसी भी तरह की फ़ीस नहीं ली जाएगी, फ्री में ही पढ़ाई कराई जाएगी। यहाँ तक कि किताबें और यूनिफॉर्म भी फ्री में ही दी जाएंगी। झुग्गी वालों ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, लेकिन एक भिखारी ने कहा कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगा। उसने अपना बेटा उस टीचर के साथ भेज दिया। टीचर अजय उस बच्चे को लेकर स्कूल में गए तो प्रिंसिपल राजेश उस टीचर पर गुस्सा हुए और कहने लगे कि किसको अपने साथ ले आए हो? क्या किसी एंगल से तुम्हें लगता है कि यह बच्चा पढ़ पाएगा? इसकी हालत तो ज़रा देखो। प्रिंसिपल राजेश इस भिखारी के बच्चे को नहीं रखना चाहते थे और उन्होंने उसे वापस भेज दिया। वह बच्चा रोता हुआ घर वापस आया। कुछ सालों बाद प्रिंसिपल राजेश जब रिटायर हुए और एक दिन मार्केट में कुछ सामान लेने गए तो वहाँ वह ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ आज प्रिंसिपल राजेश ने अपने स्कूल में एक मीटिंग अरेंज की और सारे ही टीचर्स से कहा कि समय पर मीटिंग में आ जाइएगा, क्योंकि यह मीटिंग बहुत ज़रूरी है। टीचर्स को भी इस बात का अंदाज़ा था कि यह किस बारे में मीटिंग हो रही है। स्कूल में बच्चों की संख्या रोज़ घट रही थी। इसी वजह से टीचर्स के साथ प्रिंसिपल भी बहुत परेशान थे, जबकि उन्होंने स्कूल की फ़ीस भी काफ़ी कम कर दी थी और इससे अलग बच्चों को स्कूल की यूनिफॉर्म भी फ्री में दी थी। लेकिन इसके बाद भी बच्चे कम ही होते जा रहे थे और स्कूल बंद होने की कगार पर था। मीटिंग में राजेश साहब ने अपने सारे टीचर्स से यही कहा कि हमारी रोज़ी रोटी इन बच्चों की वजह से जुड़ी है जो इस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे और आगे इस स्कूल को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस स्कूल को बचाने के लिए हमें बच्चों की संख्या बढ़ानी ही होगी और बच्चों के एनरोलमेंट में इंक्रीजमेंट करना होगा। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी ये असफल रहा। जगह जगह पर स्कूल का प्रमोशन करवाया है, हर जगह पर एडवर्टाइजमेंट करवाए हैं, लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस मकसद में मेरा साथ दीजिए ताकि मिलकर हम ये स्कूल आगे बढ़ा सकें। स्कूल में लगभग 10 टीचर्स थे। प्रिंसिपल राजेश ने कहा, वैसे तो हमें अपने स्कूल में कम से कम 200 बच्चों की संख्या बढ़ानी है, लेकिन कम से कम 120 लड़के तो होने ही चाहिए ताकि स्कूल में कोई परेशानी ना हो और कल को ये बंद ना हो जाए। सारे टीचर्स ने प्रिंसिपल साहब से वादा किया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि स्कूल के एनरोलमेंट में वृद्धि हो सके और पहले की तरह ये स्कूल कामयाबी हासिल कर सके। सारे टीचर्स को यह टास्क दिया गया और उनके ज़िम्मे सारे स्टूडेंट्स की एक ख़ास संख्या बता दी गई थी कि आपने अपने साथ इतने बच्चे लेकर आने हैं ताकि मिलकर इस परेशानी का कोई हल निकाला जा सके। उनमें से एक टीचर अजय भी था। वे बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि इसी स्कूल में उनके बच्चे, भतीजे, भांजे और भी रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ते थे। अब परेशान थे कि मैं बच्चों का बंदोबस्त कैसे करूं, क्योंकि यह इतना आसान काम नहीं था। अजय ने इस सिलसिले में कई घरों का दौरा किया और पेरेंट्स को मनाने की कोशिश की कि हमारे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाई करवाइए और इनका एडमिशन करवाइए, क्योंकि यहाँ पर फ़ीस नहीं ली जाएगी और यूनिफॉर्म और बुक्स भी फ्री में ही दी जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी कामयाबी नहीं मिल सकी। अक्सर पेरेंट ने यह सुनते ही मना कर दिया और कहा कि हमारे बच्चे पहले ही अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। या फिर कुछ पेरेंट्स के ऐसे बच्चे थे जो गरीब थे, जो मेहनत मजदूरी कर रहे थे और अपने माता पिता का हाथ बटा रहे थे। ऐसे लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया था और कहा कि अगर वह पैसे जो हमारे बच्चे हमें कमा कर दे रहे हैं, इतने पैसे आप हमें दे दें तो हमारे बच्चों को अपने साथ ले जाइए, यह पढ़ सकेंगे। लेकिन इस महंगाई में, इस गरीबी में हमारे लिए यह नामुमकिन है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। अजय यह सुनकर बहुत परेशान हुआ। उन्हें इस बात का अफसोस था और एक सर्वे के हिसाब से ऐसे कई बच्चे थे जिनकी संख्या लाखों में थी, वह स्कूल में नहीं पढ़ते थे। यह एक पल परेशान कर देने वाला था जिसके लिए हर इंसान को परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे चाहे जिसके भी हो, अगर उनको उनका मूल अधिकार यानी पढ़ाई नहीं मिल रही तो फिर दुख होता है। और अजय साहब इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे। कई रातों तक उनको नींद नहीं आई थी और वह सोच रहे थे कि हमारे देश का क्या होगा
हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। पेरेंट हैं कि कई मजबूरियों की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे या फिर उनको पढ़ाई की कद्र ही नहीं, वह पढ़ना ही नहीं चाहते। अभी तक उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिल रहा था जिसको साथ लेकर वह स्कूल जा सके। अचानक वह एक जगह से गुजरे जहाँ पर भिखारियों की झुग्गियाँ थी। बच्चों की हालत देखकर उन्हें बहुत तरस आया। अजय अब सोचने लगे कि यह भी तो किसी के बच्चे हैं, इसी देश में रहने वाले हैं। क्या इनका बुनियादी हक नहीं कि ये पढ़ाई कर सके? क्या उनके नसीब में हमेशा यही जहालत लिखी है? यह सोचते हुए वह अपनी जगह से आगे बढ़े, झुग्गियों की तरफ गए। उन्होंने एक भिखारी से बात की और उनसे कहा कि मेरी इच्छा है कि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ें और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन बच्चों से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी और इसके अलावा किताबें और यूनिफॉर्म भी फ्री दी जाएंगी। मुझे यकीन है कि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और पढ़ाई एक ऐसा हुनर है जो एक पिता अपने बच्चों को देता है और इससे बड़ा हुनर और कोई नहीं हो सकता। उसने काफ़ी समय तक उन भिखारियों को समझाकर मनाने की कोशिश की कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन उसके बाद भी कोई भिखारी अपने बच्चे को स्कूल भेजने को तैयार नहीं थे। वह यही कह रहे थे कि अगर हम अपने बच्चे आपके साथ स्कूल में भेज देंगे तो हमें भीख मांग के कौन कमा कर देगा। यही बच्चे हैं जिनकी सेहत और हालात देखकर लोग इनकी झोली में पैसे डालते हैं और यही हमारी कमाई का ज़रिया है। इसके अलावा तो हमें कोई काम भी नहीं आता और ना ही हम भिखारियों को कोई काम पर रखने को तैयार ही होता है। किसी ने भी इस बारे में अजय की बात नहीं मानी। अब अजय वापस मायूस लौट रहे थे कि तभी एक भिखारी जो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था अपने बेटे को साथ लाया और अजय से कहने लगा कि साहब, मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा थी जो कि पूरी ना हो सकी। अगर आपके हिसाब से स्कूल में इससे फ़ीस नहीं ली जाएगी और कपड़े और जूते भी दिए जाएंगे तो मैं अपने बेटे को आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूँ। इस लड़के का नाम केशव था। अजय ने ध्यान से इस लड़के की आंखों में देखा। उसकी आंखों में पढ़ाई करने के नाम से एक चमक थी। ऐसा लगता था कि वह लड़का पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि वह ऐसा कर नहीं सकता। जिस माहौल में उसने आँख खोली, ये माहौल ही ऐसा था जिसमें बच्चों को पढ़ाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। और यही चीज़ थी जो केशव को परेशान करती होगी। केशव के माता पिता ने ध्यान किया था कि उनका बच्चा पढ़ना चाहता है। वह कूड़े के ढेर से कई पेपर और फटी पुरानी किताब के टुकड़े लेकर घर आता था और उनको सही से लगाकर पढ़ने की कोशिश करता था। उसके अलग उसकी लिखाई भी बहुत अच्छी थी। अजय केशव का पिता हैरान था कि उनका बेटा पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है, जबकि हम तो भिखारी हैं, हम उनके परिवार में कभी कोई पढ़ ही नहीं सका। एक बार उसने अपने बेटे से पूछा भी था कि केशव, क्या तुम्हें पढ़ने का शौक़ है? तो उस बच्चे की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उसने अपने पिता से यही कहा कि बाबा, मैं जानता हूँ आपके पास पैसे नहीं, आप मुझे नहीं पढ़ा सकते और मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं। मैं अपने हालात जानता हूँ, हम भिखारी हैं, हम भला पढ़ने की कैसे सोच सकते हैं। लेकिन जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा, अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा। केशव के पिता ने भी अपने बेटे से वादा किया कि बेटा, अगर मुझे भी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं तुम्हें स्कूल ज़रूर भेजूंगा और तुम्हारा ये सपना ज़रूर पूरा करूंगा। आज केशव के पिता को मौका मिला था कि वह अपने बेटे का यह सपना पूरा करने की कोशिश कर सके और उसे एक अच्छे स्कूल भेज सके। और किस्मत अजय को उनकी झुग्गियों में ले आई थी, जिसका केशव के पिता को विश्वास भी नहीं हो रहा था। अजय ने केशव के पिता से कहा, आपका बेटा ज़रूर पढ़ेगा, इसकी आंखों में पढ़ाई और ज्ञान से लगाव देखा जा सकता है। अजय ने केशव को अपने साथ लिया और स्कूल की तरफ निकल पड़ा। केशव बार बार टीचर से यही पूछ रहा था कि सर, क्या मैं अब पढ़ूंगा? क्या मुझे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा? जिस पर अजय बार बार बच्चे के सर पर हाथ फेर रहे थे और कह रहे थे कि बेटा, ज़रूर तुम पढ़ोगे, तुम्हारा और तुम्हारे पिता का ये सपना ज़रूर पूरा होगा। अजय केशव को उसी हाल में ले आए थे कि उसकी टूटी हुई चप्पलें थीं, पुराने कपड़े थे, बाल बिखरे हुए थे। उसके बाद वह बच्चे को लेकर प्रिंसिपल राजेश के ऑफिस में गए। वह किसी काम में बिजी थे। अचानक उनकी नज़र जैसे ही अजय और उसके साथ खड़े केशव पर पड़ी तो उन्होंने अजय से पूछा कि यह बच्चा कहाँ से ले आए हो? प्रिंसिपल के बोलने में अजीब तरह की नाराज़गी थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें गुस्सा आया हो कि इस बच्चे को यहाँ ले आए भी क्यों हो। अजय ने प्रिंसिपल से कहा कि सर, यह झुग्गी वालों का बेटा है, गरीब है, लाचार है, इसका बाप भीख मांगता है, लेकिन इसके बाद भी वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। इसमें इसीलिए अपने साथ ले आया हूँ। प्रिंसिपल ने जब यह सुना तो अजय से कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
मैंने ये तो नहीं कहा था कि जहाँ से भी तुम्हें बच्चे मिले उन्हें उठाकर स्कूल में ले आओ। अब हमारे इतना भी बुरा समय नहीं आया कि हम भिखारियों के बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन देंगे और उनको पढ़ाएंगे। अजय ने जब यह सुना तो प्रिंसिपल से कहा कि सर, मुझे आपकी बात समझ नहीं आती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए और कामयाब इंसान हैं। लेकिन आज मुझे आपकी सोच पर अफसोस ज़रूर हुआ है। हो सकता है इस बच्चे की वजह से आपके स्कूल को 4 चांद लग जाएं। किसी भी गरीब और लाचार की मदद करने से ऊपर वाला खुश होता है। और ज़रा इस बच्चे की आंखों में तो देखिए, यह तो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इन सारी बातों के बाद भी प्रिंसिपल राजेश ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम ऐसा करो, इस बच्चे के घर इसको वापस छोड़ दो। ज़रा इसकी हालत तो देखो, किस एंगल से लगता है कि यह पढ़ाई कर पाएगा। जो बाकी थोड़े बहुत बच्चे हैं हमारे इस स्कूल में, वह भी इसकी वजह से छोड़कर चले जाएंगे और फिर हम सारा दिन इधर स्कूल की दीवारों को पढ़ाएंगे क्या? अजय ने कहा, सर ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं इसके पिता से वादा करके आया हूँ कि आपका बच्चा ज़रूर पढ़ेगा और मैं इसे ज़रूर पढ़ाऊँगा। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, अपना शौक़ ज़रूर पूरा करो, लेकिन किसी दूसरे स्कूल में जाकर इसे एडमिशन दिलाओ। कम से कम यहाँ तो ये नहीं पढ़ सकता। अजय ने कहा, ठीक है सर, फिर मैं भी अपनी जॉब छोड़ता हूँ। मैं किसी हाल एक ऐसे इंसान के अंडर में काम नहीं कर सकता जिसके सीने में दिल ही ना हो, जो गरीबों के लिए किसी तरह धड़कता ही ना हो। प्रिंसिपल साहब ने जब यह सुना तो कहने लगे कि तुम जोश से काम ले रहे हो और तुम समझते नहीं, इस बात का तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। इस बात का अंदाज़ा तो तब होगा जब तुम यहाँ से जाओगे। आजकल के इस मुश्किल दौर में, बेरोज़गारी के दौर में तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अजय ने प्रिंसिपल से यही कहा कि रोज़ी देने वाला मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगा। इस बात की तो मैं उम्मीद क्या बल्कि विश्वास रखता हूँ। प्रिंसिपल ने यही कहा कि ठीक है, शौक़ से जाओ, तुम्हें हक है कि अपना फ़ैसला करो, जो मर्ज़ी है करो। वैसे भी हमारे स्कूल के हालात कुछ ठीक नहीं, तो तुमने यही ठीक समझा कि मुश्किल की इस घड़ी में सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ, क्योंकि इस स्कूल का फ्यूचर ख़तरे में है। इस पर अजय बार बार यही कह रहा था कि मेरी नीयत ऊपर वाला जानता है, वह जानता है कि मैं किस वजह से जा रहा हूँ। अजय उस बच्चे को साथ लेकर वापस आए। केशव के पिता से यही कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, केशव ज़रूर पढ़ेगा और एक अच्छे स्कूल में ही पढ़ेगा। अजय ने केशव को भी तसल्ली दी और कहा कि बेटा, मैं कल वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक अच्छे से स्कूल में तुम्हें एडमिशन ज़रूर मिलेगा। केशव कहने लगा, सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आपने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। अजय ने मुस्कुराकर कहा, बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा पहला और आखिरी स्कूल नहीं है। इससे पहले भी कई स्कूल में पढ़ा चुका हूँ और ये स्कूल तो बदलते रहते हैं, इसीलिए कोई परेशानी की बात नहीं। अजय के जाने के बाद केशव के पिता ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या हुआ, उन्होंने तुम्हें एडमिशन देने से क्यों इनकार किया? केशव ने अपने पिता से कहा, पिताजी हम भिखारी हैं और इस समाज में जगह बनाना इतना आसान नहीं। यह समाज हमें दिल से कभी भी कबूल नहीं कर सकेगा। ये जो बड़ी बड़ी शादियों के बाहर हम जाते हैं, हालांकि शादी हॉल के अंदर बहुत सारे पकवान होते हैं, बड़े बड़े लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन बचा हुआ खाना भी लोग हमें देने के लिए तैयार नहीं। हालांकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वह बचा हुआ खाना कुत्तों के सामने फेंक देते हैं, नालियों में बहा देते हैं, मगर कभी भी किसी गरीब को वह खाना देने के लिए तैयार नहीं। ये समाज दिल से हमें कबूल नहीं करता तो भला एक स्कूल का मालिक हमें दिल से कैसे कबूल करेगा? ये मामला इतना आसान नहीं। अजय सर जैसे लोग दुनिया में कम ही हैं जो सोने का दिल रखते हैं। उनके दिल में गरीब और लाचार लोगों के लिए हमदर्दी है। केशव के पिता ने अजय को दिल से दुआएं दी। एक दिन बाद अजय झुग्गी में आए और उसके बैग में काफ़ी सारे कपड़े और नए जूते थे। वह केशव के लिए कपड़े लाया था और जूते भी लाया था। केशव के पिता से यही कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए ये कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ। अजय ने केशव के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कल तैयार रहना, ये कपड़े पहन लेना और अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा। दूसरे दिन अजय साहब आए तो केशव पहले से ही तैयार था। बहुत अच्छा लग रहा था नए कपड़ों में। अजय उसे अपने साथ ले गए, स्कूल में उसका एडमिशन करवाया और उनसे यही कहा कि मेरा भतीजा है, इसके पेरेंट्स बीमार हैं, इसीलिए वह नहीं आ सकते। केशव ने अपने एक नए सफ़र की शुरुआत की। उसका सपना पूरा हो चुका था। वह जानता था कि मौका इतनी आसानी से नहीं मिला और अजय सर की वजह से ही मुझे ये मौका मिला है। उसने बहुत मेहनत की और अजय सर की उम्मीद पर पूरा उतरने के लिए भरपूर कोशिश जारी रखी।
अजय सर जब घर आए तो उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पड़ोसी की पत्नी ने उन्हें बताया था कि तुम्हारा पति पागल हो चुका है, रोज़ झुग्गी में जाता है, भिखारियों के बच्चों को नए कपड़े लेकर देता है और उसे स्कूल में एडमिशन भी करवाया है। अजय की पत्नी ने पड़ोसन के मुंह से जब ये सब सुना तो उसे इस बात का विश्वास ही नहीं आ रहा था, और उसने यही कहा कि जब मेरे पति वापस आएंगे तो मैं उनसे खुद पूछ लूँगी। वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। लेकिन जैसे ही अजय घर वापस आए तो पत्नी ने कहा कि जो मुझे पड़ोसन ने कहा है क्या ये सच है? अजय ने कहा, कौन सी बात? इस पर वह सब बातें बताने लगी जो सच्चाई थी। अजय ने पत्नी से कहा, हाँ तुमने ठीक ही सुना है। उनकी पत्नी शगुन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह अपने पति से कहने लगी कि तुमने क्या किया? हमारे घर में क्या पैसा फालतू है जो तुमने भिखारी की औलाद पर लगाया? उस पर अजय ने अपनी पत्नी से सिर्फ इतना कहा, अपनी आवाज़ नीचे रखो, क्यों पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा बना रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी तुम्हें मैंने महसूस होने दी? मैं तुम्हारे सारे खर्चे पूरे कर रहा हूँ, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। जिस इच्छा को तुमने मुझसे कहा मैं उस चीज़ को तुम्हारे सामने हाजिर कर देता हूँ। तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ, अच्छा पिलाता हूँ, कभी भी तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया। इन सारी बातों के बाद भी तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो और एक मासूम बच्चे के बारे में मुझसे झगड़ रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी शगुन अपनी बात पर डटी रही कि आपसे गलती हुई है। आप उस बच्चे से फ़ौरन ही अपना रिश्ता ख़त्म कीजिए और उस झुग्गी में जाना बंद कीजिए, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जब अजय ने ये बात सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी पत्नी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अजय ने यही कहा कि मैं उस लड़के से कोई रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता, ना तुम्हें इस बात की इजाज़त दूंगा कि घर से बाहर कदम रखना। इसके अलावा शगुन इसलिए भी अपने पति से नाराज़ थी कि आपने एक भिखारी के बच्चे की वजह से एक अच्छी जॉब भी छोड़ दी, जबकि अजय ने अपनी पत्नी से बार बार यही कहा था कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इससे भी अच्छी जॉब मुझे मिल जाएगी। मैं वैसे भी स्कूल से काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसके स्कूल के मालिक की सोच पर मुझे आपत्ति थी। वह एक छोटी सोच का आदमी है, एक ऐसा तंगदिल इंसान जो एक मासूम बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था। एक दिन अजय घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी घर में नहीं थी। बेड पर एक लेटर पड़ा था जिस पर लिखा था कि अगर भिखारी की औलाद तुम्हें इतनी ही प्यारी है तो फिर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं फिर वापस कभी नहीं आऊँगी। उसी को अपना बेटा बना लो और अपने घर में ले आओ। अजय को अपनी पत्नी पर बहुत अफसोस हुआ। वह दिल ही दिल में यह सोचने लगा कि मेरी पत्नी भी तंगदिल है, बल्कि अकल की अंधी है। वह भी प्रिंसिपल की तरह तंगदिल है। वह उसे मनाने के लिए घर गया था, लेकिन वह उसके साथ नहीं आई और उसे तलाक की मांग करने लगी। ये बहुत बड़ी बात थी जो उसकी पत्नी कर रही थी। अजय साहब किसी हाल अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे, लेकिन इस औरत की हठधर्मी ने अजय को अंदर से तोड़ डाला। कई साल हो चुके थे लेकिन वह घर वापस नहीं आई। अजय ने दूसरी शादी कर ली और शगुन को तलाक दे दी। कई साल बाद प्रिंसिपल राजेश ने स्कूल से रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि उन्हें जोड़ों का दर्द की परेशानी हो गई थी। स्कूल उनके भाई संभालने लगे, जो बाद में उनसे रिश्ता तोड़ चुके थे और उनके स्कूल पर कब्जा कर लिया था। प्रिंसिपल बेबस हो चुके थे, क्योंकि उनकी अपनी औलाद भी नालायक थी, पिता का सहारा ना बन सकी। प्रिंसिपल राजेश को चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ों का सामना होता था। एक दिन वह बाज़ार से कुछ सामान ख़रीदने गए थे। वह एक दुकान पर खड़े थे कि एक बड़ी सी गाड़ी में एक लड़का उनके सामने आया। प्रिंसिपल बुज़ुर्ग हो चुके थे, लड़के को नहीं पहचान पाए, लेकिन वह लड़का प्रिंसिपल को पहचान चुका था। उस दुकान से प्रिंसिपल जैसे ही नीचे उतरकर आगे बढ़े तो ठोकर लगने की वजह से वह नीचे गिरने ही वाले थे कि लड़के ने उन्हें सहारा दिया। यह लड़का और कोई नहीं, केशव ही था। अपनी गाड़ी में बिठाया और प्रिंसिपल से उनके घर का एड्रेस पूछा। प्रिंसिपल केशव को दुआएं दे रहे थे, जबकि केशव ने उनसे कहा कि सर, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने अपने स्कूल से वापस भेज दिया था, ये कहते हुए कि यह भिखारी है, यह किसी हाल नहीं पढ़ सकता। प्रिंसिपल ने जब यह सुना उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक भिखारी का बेटा उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ेगा। केशव ने उन्हें बताया कि अजय साहब, जिसको आपने जॉब से निकाला था, उन्होंने मुझे पाला और इसके बदले ऊपर वाले ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया। हालांकि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी की और एक बहुत अच्छी पत्नी उनको मिल गई। अजय साहब के 3 बेटे हैं, तीनों ही ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं। एक बेटा डॉक्टर भी है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जबकि एक अमेरिका में सेटल है। मैं खुद एक अच्छी IT कंपनी का मालिक हूँ। यह सब अजय साहब की वजह से ही मुमकिन हुआ है।
प्रिंसिपल दिल ही दिल में यही सोच रहे थे कि मैं कितना तंगदिल था जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत है, क्योंकि जो किसी पर एहसान करता है तो ऊपर वाला उसकी ज़िंदगी आसान कर देता है। गाड़ी से उतरते समय प्रिंसिपल ने केशव से माफ़ी मांगी। कहा, बेटा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने बर्ताव की काफ़ी सज़ा पा चुका हूँ और अपने टीचर अजय को मेरी तरफ से पूछना और मेरी तरफ से माफ़ी भी मांग लेना। सच ही उस इंसान का दिल सोने का था जिसने एक लावारिस बच्चे की परवरिश की। काश मैं भी इंसानियत की सेवा का भाव रखता तो मेरा ये हाल ना होता। अक्सर मुसीबतें इंसान पर उसके कर्म की वजह से ही आती हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी मोरल कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो सिर्फ दौलत को ही सब कुछ मानते हैं। इसीलिए अगर ऐसे लोगों तक ऐसी कहानियाँ पहुँचेंगी तो शायद वह इन कहानियों के द्वारा कुछ सीख सकें और उनके अंदर इंसानियत पैदा हो। तो कहानी अच्छी लगी हो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे चैनल को सपोर्ट किया और हमारे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं और आगे भी बने रहिएगा प्लीज़। और ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।